के सम्मान में पढ़ता हूँ। अगर ये स्थितियां रही तो क्या होगा? स्वागत है कि हर एक घर के अंधेरे में किरण कैसे आएगी, वाह, हर एक भाई के घर बहन कैसे आएगी, और बेटियों को मारने का सिलसिला नहीं थमा तो इन वीरान घरानों में दुल्हन कैसे आएगी। क्या बात, बहुत। और ये चार पंक्तियां सच्ची घटना पे और एक बेटी में कितनी क्षमता होती है, मैं इन पंक्तियों से आप तक पहुंचाना चाहता हूं। 26 जनवरी 2010 की घटना, सुबह 7 बजे तमाम लड़कियां छोटे छोटे झंडे लेकर के प्लास्टिक के, कागज के और टेम्पो में चढ़ रही थी। उसी समय में उधर से निकला एक आखिरी लड़की, टेम्पो में चढ़ी और एक मन चले लड़के ने उसका दुपट्टा खींच लिया कांधे से। ये दृश्य मैंने देखा, मैं उस लड़के से उलझना चाहता था, लेकिन मेरी गाड़ी स्टैंड पे खड़ी करने की प्रक्रिया के बीच हिंदुस्तान की उस बेटी ने जो मन चले लड़के को जवाब दिया, वो जवाब सुनने के बाद मुझे बोलने की नहीं लिखने की जरूरत थी। हिंदुस्तान की बेटी का जवाब मन चले को देखिए आप। कि दुपट्टे को छोड़ मेरे तोड़ दूंगी दांत, तेरे बिगड़े नवाब को अभी सुधार दूंगी मैं, और सैंडल उतारूंगी तो इतना मैं मारूंगी कि मार मार तेरा हुलिया बिगाड़ दूंगी मैं। ये उछल कूद बंद कर, मत छल छंद कर, 2 गज जमीन में यहीं पे गाड़ दूंगी मैं। ए मुझ पे क्या मरता है, जा मर मेरे देश पर, तेरे कफन के लिए दुपट्टा उतार दूंगी। वाह वाह वाह। बहुत बहुत बढ़िया ढंग से अशोक नागर जी आपने कविता सुनाई, और सचमुच अंत में जो आपने कहा वो निश्चित तौर पे बड़ा सत्य है कि अगर हम इसी तरह से भ्रूण हत्याएं करते रहेंगे, दहेज हत्याएं करते रहेंगे तो ये दुनिया नहीं रहेगी। और उसी दर्द को आपने अपनी कविता में कहा। तब एक प्रसिद्ध गीतकार है, उनकी 2 पंक्तियां मुझे याद आती। वो कहते हैं कि जो दर्द ने कहा वही अश्रु ने सुना है, हमने उसी कथन को तो गीत में बुना है। वो जो दर्द है, वो जो आंसू है, वही गीत बन के जब सामने आते हैं और अशोक नागर अपनी कविताएं सुनाते हैं, अनिल असीम सुनाते हैं, या फिर सुनाते हैं नंद किशोर अकेला, मुल्क उसमें कहीं ना कहीं जिंदा रहता है। और इस मुल्क की ये खासियत है कि चाहे जितने दर्द हों, हम हंसते हैं, हम मुस्कुराते हैं और हम कहते हैं कि वाह वाह क्या बात है। तो आइए हम मिलकर करते हैं इस मुल्क को प्रणाम, लेकिन इस वक्त एक अल्प विराम। और ये खास शेर आपके लिए जो अल्लड़ जी कहते हैं, अपने दूल्हे से कोई शौक नवेली दुल्हन, पूरे 10 साल बड़ी हो तो गजल होती है, पूरे 10 साल बड़ी हो तो गजल होती है। कॉलेज के विद्यार्थी से पूछा प्रेम के बारे में बताओ, कोई प्रेमिका हो तो सुनाओ, वो बोला 3 है। अच्छा, मैंने कहा तुम धोखा दे रहे हो, अकेले 3 से प्रेम कर रहे हो? वो बोले कोई धोखा नहीं है, जैसा पाता हूँ वैसा ही दे रहा हूँ, उन लड़कियों के लिए मैं भी तो 3रे नंबर पर रह रहा हूँ। स्वागत है आपका फिर से उसी कार्यक्रम में जिसका नाम है वाह वाह क्या बात है। हिंदी हास्य कवि सम्मेलनों का इतिहास अधूरा है जब तक उसमें अल्हड़ बीकानेरी जी का नाम न हो। एक ऐसे कवि जिनकी छंद शास्त्र पे इतनी अद्भुत पकड़ थी कि लोग उनसे सलाह लेने जाते थे, अपनी गजलों में इस्लाह कराते थे। वो अल्हड़ जी जब मंच पे पढ़ते थे तो सारा प्रांगण तालियों से गूंज उठता था। अल्हड़ जी यदि आज इस दुनिया में होते तो निश्चित तौर पे इस मंच पे होते। अब अल्हड़ जी को तो ईश्वर ने बुला लिया अपने पास, लेकिन हमारे पास छोड़ गए उनकी कविताएं। हम चाहते हैं अल्हड़ बीकानेरी जी के खूबसूरत अंदाज को हम जिंदा करें आपके बीच में, और उनकी कविताएं पढ़ने के लिए मैं बुलाता हूं प्रवीण शुक्ल को। छंद, शिल्प और कथ्य का यदि इस देश में कोई एक संगम, एक तीर्थ स्थान हो सकता है तो वो निश्चित रूप से अल्हड़ बीकानेरी होते हैं। वो मेरे रोम रोम में रमे हुए हैं। कुछ देर के लिए ये मान लीजिए उनकी आत्मा मेरी आत्मा में प्रवेश कर रही है। मैं एक छंद के साथ बात शुरू करता हूं। स्वागत। उन्होंने 4 अलग अलग कवियों की अलग अलग पहचान बताई। देखिए वो पहचान क्या है जी। कि भूखे भेड़िए सा जो डिनर पर टूट पड़े, अच्छा, उसे अजनबी अनजान कवि मानिए। एक प्याली चाय से हो जिसकी थकन दूर, उसे मन मौजी मेहमान कवि मानिए।
माइक पे आते ही जो पानी का गिलास मांगे उसे साधु संत या सुजान कवि मानिए। टुल्लू हो के मंच पे जो गेंडे सा पसर जाए उसे आप देश का महान कवि मानिए। अल्लड़ जी देश के एकमात्र ऐसे हास्य कवि थे जिन्होंने अपने हास्य कविता में गीत के कई अंदाज को बांधा। वो शास्त्रीय गायन में भी कविताएं करते थे। उनका एक प्रसिद्ध गीत था, वोट मांगन निकले नेताजी। खास अंदाज में पढ़ते थे। और उनकी एक बड़ी मशहूर कविता जो मेरे ख्याल से हिंदी कवि सम्मेलनों के मंच पे पहली बार ऐसा हुआ कि उन्होंने कव्वाली को हास्य कविता में ढाला। अगर वो ना सुनाई जाए तो फिर क्या बात है। और अल्लड़ जी मुझे याद आता है, प्रवीण तुमने याद दिला दिया, वो कहते थे, मत पूछिए फुर्सत की घड़ियां, वाह, हम कैसे गुजारा करते हैं, हो तो से छुआ कर मूंगफली, हो तो से छुआ कर मूंगफली, माशूक पे मारा करते हैं, हो से छुआ कर मूंगफली, माशूक पे मारा करते हैं। मारी थी जो हमने मूंगफली वो उनके डियर डैडी को लगी। डैडी को लगी? क्या हुआ उसके बाद शैलेश भाई? छत पे बैठे थे लेके मूंगफली का थैला, आ गई सामने खिड़की पे हमारी लैला, हमने सोचा कि उसको कोई निशानी दे दे, अखिले फूल को भरपूर जवानी दे दे, गुफ्तगू की नई तरकीब निकाली हमने, लेके एक मूंगफली उस पे उछाली हमने। इससे पहले कि वो उस मूंगफली को लपके, उसके डैडी लिए बंदूक वहां आ टपके, उसके डैडी लिए बंदूक वहां टपके। फिर क्या हुआ? उनका पारा था जरूरत से चढ़ गया ज्यादा, अपनी बंदूक उठा हम पे निशाना साधा, खैरियत हमको लगी छत से खिसक जाने में, छुप गए जाके पड़ोसन के गुसल खाने में। मारी थी जो हमने मूंगफली वो उनके डियर डैडी को लगी। अब देखिए उनके डैडी क्या हाल हमारा करते हैं, वो से चुरा के मूंगफली माशूक पे मारा करते हैं। थी मूंगफली भेजे का खलल हो गई गुसल खाने में गजल। अब गुसल खाने में क्या गजल हुई? क्या कहते हैं? सामने लाल छड़ी हो तो गजल होती है, जुल्फ गालों पे पड़ी हो तो गजल होती है, फेस को मोड़ के कॉलेज की हसीना कोई